नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक आपने गली क्रिकेट में होती हुई एक चीज जरूर देखी होगी, जिसमें बैट जिसका बैटिंग उसकी, एक कुछ इस किस्म की एक प्रवृत्ति हमेशा से ही रही है गली क्रिकेट में इस देश में, कि जो बैट लेकर के आया है वो हमेशा इस चीज का इच्छुक होता है कि उसी के हिसाब से बैटिंग हो और वो आउट हो जाए तो अपना बैट लेके घर चला जाए। कुछ ऐसी स्थिति नेताओं ने अपने खिलाफ मुकदमों में की हुई थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो खुद ही अपने मुकदमे वापस कर लेंगे, ये कह के कि ये तो नकली मुकदमे थे, क्योंकि किसी और ने राजनीतिक द्वेष के चलते किए थे। उत्तर प्रदेश में कई बार हो चुका है और भी कई राज्य हैं जिसमें ये कई बार हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे खेल में जो थर्ड एम्पायर है वो जाग गया है और वो है उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ऐसे नहीं हो सकता कि बैट आपका और बैटिंग आप ही करते रहें, कि सिर्फ इसलिए कि सरकार आपकी है इस वजह से आप अपने ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको अपने आप ही खत्म कर दें। ऐसे नहीं हो सकता। अब अदालत की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो जब तक थर्ड एम्पायर नहीं कह देता तब तक आप तय नहीं कर सकते कि आप सही हैं या आप गलत हैं। इससे मायने क्या निकाले जाए? क्या इससे भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस होती चली जा रही है। तो आज सवाल इंडिया का है यही, सुप्रीम कोर्ट सख्त, क्या दागी नेता पस्त? एक बड़ा अहम सवाल है। या दागी नेता फिर कोई और फॉर्मूला ढूंढ लेंगे या कुछ और निकाल लेंगे? क्या अब आएंगे लपेटे में नेताजी? और तीसरा सवाल, मुकदमा वापसी क्या अब वाकई नहीं होगा आसान? जिस तरीके से एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी कि आप सत्ता में आए नहीं कि आपने मुकदमे वापसी कर लिए, वो अब इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। न्यायिक प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर माफ कीजिएगा मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। शरद गुप्ता, पॉलिटिकल एडिटर अमर उजाला, संजय हेगड़े, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी दुबे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अब से कुछ ही देर में गुरदीप सिंह सप्पल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ जाएंगे। मैं जैन साहब सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। जैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये एक और इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा वो नहीं, सभी दलों में हमने देखा है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तो एक आरोप ये लगाते हैं कि हमारे ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुई या मामले दर्ज हुए, और उसके बाद सत्ता में आते ही ना इन्वेस्टिगेशन ना कुछ, सीधा वो मुकदमे वापस हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। इसको आप कितना अच्छा कदम मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अश्विनी कुमार उपाध्याय के केस में पिछले 5 वर्षों से जो देश के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें सही निर्णय हो, उनमें अनावश्यक विलंब ना हो, इसके संबंध में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2 कदम नए उठाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच उन सारे केसेस को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों में उसको मॉनिटर करेगा, उस पर निगरानी रखेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए आदेश दिए। पहला आदेश नया यह दिया है कि अब अगर किसी भी नेता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसको अगर वापस लेना है, वो साधारणतः जो नीचे अदालत में एप्लीकेशन देकर आप वापस ले लेते हैं, वो उससे वापस नहीं होगा। उसके लिए आपको हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कही है कि जो जज, सेशन जज, स्पेशल कोर्ट, एडिशनल सेशन जज, सीजीएम, जो इन मुकदमों की जांच कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, उनका तबादला नहीं होगा। वो कम से कम 2 साल वहां रहेंगे, मुकदमा निर्णय होने तक वो आगे उस पर बने रहेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मुकदमे जज के ट्रांसफर होने से मुकदमे और लेट चले जाए। मैं समझता हूं कि ये दोनों दिशा निर्देश उचित हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उनसे नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उनके निपटारे में जल्दी आएगी, तेजी आएगी। नहीं जैन साहब, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े हुए कई मामले वापस लेने चाहे,
और इसी चीज को लेकर के तमाम सवाल भी उठे कि ये आप कैसे, क्योंकि आपकी सरकार है, आप ही के बहुत सारे ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और मुकदमे हैं, और आप ही कह रहे हैं कि उनको वापस ले लिए जाएं। तो आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ही इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही थी? देखिए, इसको किसी राज्य के साथ या किसी पार्टी के साथ जोड़ना, इस विषय के साथ अन्याय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का सारा ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, वहां प्रश्न पार्टी का, सरकार का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि जो भी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, अगर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, चाहे वो ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, राज्य एक हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, अगर उस आपराधिक मामले को वापस लेना चाहती है तो उसके लिए उसको हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी। और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह सवाल मैं फिर आपसे कहूंगा, इसको जब हम किसी पार्टी या राज्य सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, मेरा अपना मत है कि हम विषय के साथ अन्याय करते हैं। ये किसी भी राज्य में हो सकता है, किसी भी सरकार के साथ हो सकता है। अगर आप उदाहरण इकट्ठी करना करें तो एक दिन आप रख लें, मैं आपको हर राज्य से एक कारण दे दूंगा कि इस सरकार आने पर उसका मुकदमा वापस हुआ, उनकी सरकार आने पर उनका मुकदमा वापस हुआ। एकदम जैन साहब, मैंने शुरुआत में ही ये चीज बोल दी थी, लेकिन क्योंकि आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से भाजपा संबंधी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे कोई और दल होगा तो उनसे उनके संबंधित प्रश्न पूछूंगा। बहरहाल जल्दी से अब हमारे दूसरे मेहमान के पास जाते हैं। अश्विनी दुबे जी भी हैं, संजय हेगड़े जी भी हैं और शरद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। पॉलिटिकल एडिटर हैं अमर उजाला के। गुरदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जैन साहब का यह कहना है कि इसको राजनीति से या किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर ना देखा जाए, ये एक बड़ा बदलाव है जिसका स्वागत करना चाहिए। दरअसल ये सभी राजनीतिक दलों के साथ एक समस्या रहती है। जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो सारे दल एक साथ हो जाते हैं, और यही वजह है कि जब ऐसा कोई मामला आया, चाहे वो सैलरीज का हो, चाहे अपराधियों का हो, तो सारे दल एक साथ एक स्वर में बोलते हैं। अब चूंकि इस मामले में सभी एक जैसे हैं, जब जो सत्ता में आता है तो अपने खिलाफ सारे मामले वापस ले लेता है। अब जो इस समय उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने खिलाफ जो भी आपराधिक मामले थे वो वापस ले लिए। उन्होंने अभी 20 फरवरी को एक और पिटीशन डाली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसमें जो लोग आरोपी थे उसमें कई विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने वापस लेने के एक अर्जी डाली है। तो इसलिए जैन साहब को लगता है कि ये फैसला उनकी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन ये ऐसी सभी दलों के खिलाफ है जो जब भी सत्ता में आते हैं तो अपने नेताओं या अपने साथियों के खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक हथियार था, राजनीतिक हथियार, जो हर कोई एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, और अब एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कोई भी ये हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले झिझकेगा, क्योंकि अब आपको हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी वो मुकदमा हटाने के लिए, तो वो और कठिन हो जाएगा। इस वजह से सभी लोग डरेंगे कि कहीं कल को ये सत्ता में आ गई, ये हमारे ऊपर आरोप लगा दें, हम फंस जाएंगे। इसी तरह का मामला फूलन देवी का भी था। उनके खिलाफ जितने भी आपराधिक मुकदमे थे एक क्षण में वापस ले लिए गए, और उसके बाद हालत ये हुई कि जो बेहमई कांड था जिसमें 20 लोग मार दिए गए थे, उनके परिवारजनों ने मुकदमे दायर किए थे कि सब मर्डर हुआ है। तो मर्डर 20 लोगों का मर्डर हुआ और उसका, उनकी हत्याओं का मुकदमा अब वापस कैसे ले सकते हैं? तो ये इसमें सभी दल एक जैसे हैं। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनको फूलन देवी को बिल्कुल चुनाव लड़ाना था, इसलिए उसके खिलाफ सारे मुकदमे वापस कर दिए। तो मैं जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं कि देखिए ये जो बात, हाँ, कि क्या सभी लोग जो हैं जब वो उनको ये दिखेगा कि अब ये कोई बहुत ज्यादा लाभ में आने वाला एक हथियार नहीं है, तो इस वजह से उसका इस्तेमाल हो सकता है संभवतः कम हो, इसी वजह से सारे राजनीतिक दल इसका स्वागत करेंगे। हेगड़े जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है इससे
दो चीजें हो सकती हैं। एक, फर्जी मुकदमे दर्ज होना कम हो सकता है, और दूसरी चीज, ये जो एक प्रवृत्ति रही है बहुत सारे राजनीतिक दलों में कि सत्ता में आते ही अपने खास लोगों के मुकदमे वापसी कर लेना, ये दोनों प्रवृत्तियों में बदलाव आएगा या कमी आएगी? आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कुछ हद तक तो बदलाव आ जाएगा। इतने मुकदमे भी दर्ज नहीं होंगे, और हर पक्ष जो सत्ता में आ जाता है उसे कोई जल्दी नहीं रहेगी कि मुकदमे वापस लिए जाए। पर मेरा ऐसा ही एक शंका है, क्या हो जाए अगर हाईकोर्ट भी मान ले कि ऐसे मुकदमे वापस लिए जाएं? तो ऐसे भी कभी कभार हो सकता है, पर फिलहाल के लिए ये अच्छा कदम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये ऐसी जो प्रक्रिया चली कांग्रेस के टाइम में जगन्नाथ मिश्रा से चली थी, जब बिहार के कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में उन्होंने खुद के खिलाफ जो मुकदमा था वो धारा 321 सीआरपीसी के तहत वापस ले लिया था। तो उसे फिर चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट तक वो उसे सही ठहराया गया था वापस लेना। वो केस था शिवनंदन पासवान का। पर उसके बाद वो तो एक समझिए नॉन वायलेंट क्राइम था। उसके बाद हत्या के मामले, सारे तरीके के मामले वापस लिए जा रहे थे। और ये एक अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपको मामला वापस लेना है तो हाई कोर्ट की अनुमति लेनी है, और अगर हाई कोर्ट अनुमति गलती से भी दे देता है तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा मामला। इससे पहले कि मैं अश्विनी दुबे के पास आऊं, गुरदीप सिंह सप्पल जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यूपी के संदर्भ में बीजेपी पर सवाल उठाना तो एक आसान विकल्प रहेगा आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास के पन्नों को अगर टटोला जाए तो उसमें कांग्रेस यही ना करती हो ऐसा दिखे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सब लोग कह रहे थे कि ये हर राजनीतिक दल ने इस बात का उपयोग या दुरुपयोग किया है। देखिए, जैसा अभी जैन साहब ने बोला था कि किसी एक राज्य, एक पार्टी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, मैं इसने बात पे तो एग्री करूंगा और स्वागत भी करूंगा, क्योंकि प्रोग्रेसिवली एक एक कदम करके डिक्रिमिनलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मानना कि इससे कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अपने आप में आ जाएगा, ये एक कदम भर है। उसका कारण है, आज सिर्फ समस्या ये नहीं है कि यूपी के अंदर बीजेपी ने कुछ केसेस वापस लिए दंगों के। समस्या जो है वो आज दो लेवल पे है। एक तरफ तो कुछ केसेस हैं जो हत्या के हैं, जो रेप केसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो एक तरह के केस हैं। दूसरी तरह के केस वो हैं जो क्राइम है जिसको बीजेपी क्राइम नहीं मानती, जैसे घृणा फैलाने को क्राइम नहीं मानते हैं वो। अगर उनके लोग दंगों में पाए जाते हैं तो उसको वो खुद क्राइम नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपने जो लोगों को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के बहाने केस विड्रॉ करते हैं। तो ये दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं देश के अंदर। एक नॉर्मल केसेस हैं, एक वो केसेस हैं जो विचारधारा के चलते हुए उसको वो गुनाह मानते ही नहीं है, वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का तरीका मानते हैं। तो इन दोनों के अंदर फर्क करने की जरूरत है। दूसरी बात, ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा जी का केस भी गिनाया हेगड़े जी ने, लेकिन इस बात को देखिए कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कोई केस कांग्रेस का आपको नहीं मिलेगा जहां इस तरह से केस वापस लिए गए हों। मेरी याददाश्त में नहीं है, अगर हेगड़े जी बहुत सीनियर वकील हैं, बता पाए तो मैं एग्री करूंगा। लेकिन जनरली कोशिश ये हुई थी 2004 से 14 के बीच में कि अपराधीकरण को कम करने के लिए जो 3 चरण हैं, 3 चरण कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की बात, जिसके तहत सूचना का अधिकार की बात की गई थी। दूसरा है कि आप कहां पे शिकायत दर्ज कर सकें, और तीसरा न्याय। और ये तीनों में अगर चेंजेस नहीं होते तो एक आध कदम से कोई फायदा नहीं होगा। और पिछले 7 साल के अंदर जो हुआ वो रिवर्स गियर में गाड़ी चली गई है। अब देखिए, सूचना का जो अधिकार है वो काफी कमजोर हो गया है। लगभग 31% पोस्ट खाली है इस समय सूचना आयोग के अंदर। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से उसको पीछे मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी भी भरी नहीं गई है। दूसरी तरफ लोकपाल की बात हुई, कितना बड़ा आंदोलन चला, लोकपाल बन गया। आज तय बात है कि आपके दर्शकों में से मैक्सिमम को लोकपाल का नाम भी नहीं पता होगा। और मैं आपको बताऊं कि लोकपाल में पहले साल 19 के अंदर 1042 के करीब केस आए थे।
अगले साल 110 केस आए, इस साल 8 केस आए। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि आज तक लोकपाल को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर इंक्वायरी नहीं दिया सरकार ने। तो ये जो कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इस पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं रखेगा तो केवल ये कह देने भर से कि केस वापस लेने की प्रक्रिया आपने मुश्किल कर दी है, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। स्पेशल कोर्ट्स की बात हो रही है, जल्दी न्याय की बात हो रही है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। करीब 40% जजेस के पोस्ट खाली हैं देश के अंदर। अगर आपको जल्दी, अगर आपको वाकई अपराधीकरण कम करना है तो आपको इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के अधिकार को लाना पड़ेगा, आपको शिकायत की प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ेगा और जल्दी जस्टिस को करना पड़ेगा। कुछ अहम बातें लेकिन जो आपने हुआ, रखी हैं सामने, जो हुआ है वो सार्थक कदम है, उसके बारे में हम आलोचना नहीं, उसके सम्मान ही करेंगे, स्वागत ही करेंगे। लेकिन साथ में और कुछ भी करना बाकी है जो आपने यहां पर गिनाया। आप जरूरी बात कर रहे हैं, इस पे मैं जैन साहब के पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दुबे जी, ये भी मान लेना कि राजनीतिक द्वेष के चलते कोई मामले ही नहीं रजिस्टर होते हैं, ये भी गलत होगा। क्योंकि ऐसे भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारे मामले, आपराधिक मामले दर्ज कर लिए जाते हैं विरोधी दलों के नाम पर, सत्तारूढ़ दल द्वारा। तो ऐसे में अब आपको लगता है कि अदालत और खासतौर से हाई कोर्ट के सामने अब ये चुनौती होगी कि वो किस तरीके से ऐसे केसों को छांटे जो कि एक सत्तारूढ़ दल जबरदस्ती अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए हटाना चाह रहा है वो आरोप, या वो आरोप जो कि शुरुआत में ही फर्जी तरीके से लगाए गए सिर्फ राजनीति के चलते। अभी ये बड़ा ग्रे एरिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकेत उपाध्याय साहब। संकेत उपाध्याय साहब, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि विनिबिलिटी ही एक क्राइटेरिया नहीं होगा, यानी आप बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, अब जनता को यह भी बताएंगे कि आपका जो कैंडिडेट है उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, और एक बार नहीं 3-3 बार बताएंगे। बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है। साथ ही साथ संकेत उपाध्याय साहब, आपने पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की। निश्चित तौर पर इस देश में जिसकी सरकार जहां होती है वो पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करता है। अब अदालतों के पास ये जिम्मेदारी होती है कि जो एविडेंसेस एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस एक दबाव में दर्ज करती है, उन एविडेंसेस को कोर्ट्स जो है इवैल्यूएट करें, जो हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था है, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सुलभ है और बहुत ही स्वतंत्र है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की बात करें, देखिए, क्योंकि पावर्स को संकेत उपाध्याय साहब अगर हम सेग्रीगेट करने की बात करें तो वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देता है कि आप लॉ को फ्रेम करेंगे या लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे या लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए आप जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, और जो अगर नहीं होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी उसका जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेकर आएंगे। साथ ही साथ वही जिम्मेदारी, सिमिलर जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज को या जो लेजिस्लेचर है उसको है कि वो किसी भी मुकदमे को वापस ले। बड़ा आपने अच्छा एग्जांपल दिया मुजफ्फरनगर दंगों की। दो बातें यहां पर सेग्रीगेट करनी होंगी, एक तो पॉलिटिकल वेंडेटा और दूसरा एमपी एमएलएस की जो कोर्ट बनी है, इसीलिए उसमें टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है कि अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कोई मुकदमा पंजीबद्ध होता है तो उसका निपटारा एक टाइम बाउंड मैनर में वो स्पेशल कोर्ट तुरंत करे ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। और उस समय, उस प्रक्रिया के दौरान अगर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी या रूल करने वाली पार्टी इंटरफेयर करती है स्मूथ फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में संकेत उपाध्याय साहब, तो इमीडिएटली वो बिना हाई कोर्ट की मर्जी के वापस नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जज ट्रायल कर रहा है उसका ट्रांसफर नहीं होगा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कहीं इंडरेंस कुछ आ रही है तो उसके खिलाफ भी जो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं उसका इंप्लीमेंट, क्योंकि ठीक है, मैं बहुत जल्दी जैन साहब के पास वापस जाना। हाँ अभी आता हूं, एक सेकंड। जैन साहब, अभी आपने सुना गुरदीप सिंह सप्पल जी का क्या कहना था कि आप एक कदम जो अदालत ने ये लिया है ये सराहनीय जरूर है, लेकिन सरकार से उम्मीद ये रहेगी कि आप जो ढांचा है उसको कमजोर ना करें और मजबूत करें। और जो प्रयास अब तक हुआ है वो है कि किसी भी तरीके से जिससे सरकार को या सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, उसको सरकार ने निरंतर रूप से कमजोर किया है। देखिए,
मैंने जैसे शुरू में कहा था, फिर उसको दोहराना चाहता हूं। हम लोग राजनीतिक लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी बात को घुमा फिरा के अपनी पार्टी के पक्ष में बोलने का और दूसरी पार्टी की निंदा करने का वहां लेकर आ जाते हैं। खास तौर पर ये बात हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ। अगर आप किसी दिन बहस करना चाहें, बड़ी इनोसेंस के साथ वो कह रहे थे मनमोहन सिंह जी के बनने कोई केस वापस नहीं हुआ, किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण नहीं दिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री को जब टिकट देकर मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस चल रहा था, जो सरकार बनने के बाद समाप्त हुआ। और मैं आज उस बहस में नहीं जाना चाहता। प्रश्न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नया निर्देश दिया है कि अगर कोई केस वापस होना है तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट के बेस पर नहीं होगा, उसकी समीक्षा हाई कोर्ट करेगा। और जो सारी बातें हैं, क्या मुकदमा झूठा था, क्या मुकदमा जानबूझकर बनाया गया था, क्या मुकदमा में कोई दम है या नहीं है, क्या यह मुकदमा ऐसा है जिसको इतने लंबे अरसे तक कोई इसमें सक्सीड करने का चांस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अगर हमको हाईकोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, अगर हमको लगता है कि नहीं हाईकोर्ट भी पॉलिटिकल उस पर राय देगा, तो मैं समझता हूं कि फिर उसके बाद कोई बात रहती नहीं है। कितना अंतर पड़ेगा, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ केसों में कमी आएगी, आपराधिक मामलों में कमी आएगी, ये दूसरा प्रश्न है। दो केसों में हमको भी अंतर करना पड़ेगा। पहला है गंभीर अपराध, चोरी का केस है, मुकदमे का केस है, उसका रेप का केस है, बलात्कार का केस है, मर्डर का केस, वो एक तरह के जिसे हीनियस क्राइम हम कहते हैं, वो केस है। दूसरा, बहुत सारे नेताओं पर आप कोई प्रोटेस्ट करने गए, 751 का केस लग गया, आपने कहीं धारा 144 तोड़ी, वो आपका केस लग गया। मैं समझता हूं कि इन दोनों में भी आपको अंतर करना पड़ेगा। ऐसे नेचर के केस, वो सही है जैन साहब, लेकिन यहां पर जिस किस्म के उदाहरण हमारे पास हैं वो है दंगा भड़काने का, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का, भड़काऊ भाषण करने का, इस तरीके के आरोप लगे हैं और धाराएं हाईकोर्ट देखेगा ना कि वो केस वापस इसको गंभीर मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि वापस होना चाहिए तो हाईकोर्ट अनुमति देगा। अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि नहीं वापस होना चाहिए तो केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला सारा साफ कर दिया है। ठीक है, अब तो किसी को कोई शक वाली बात रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जरूरी पहल है, लेकिन ये पहल कितनी कारगर सिद्ध होगी और नेता लोग की सेहत पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आगे हम देखेंगे और आप भी देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आजादी के 75 साल होने पर सरकार क्या योजना बना रही है, बिजनेस को लेकर के 75वीं ये जो साल है, इसमें आत्मनिर्भर बिजनेस हो और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो, इस पर सरकार का विजन क्या है। आज प्रधानमंत्री उस पर स्पीच देंगे CII को। वो स्पीच भी आपको सुनाएंगे और उससे संबंधित कुछ खबरें भी। देखते रहिए सवाल इंडिया का। तो एक बार फिर से सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और अब आइए अब बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र का। अब दिक्कत ये हुई है कि इस सत्र में पेगासस और किसान, इन दोनों मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा इस तरीके से कि संसद बहुत ज्यादा चल नहीं पाया और हंगामा खूब हुआ। वो बार बार वेल में आ जाते थे, पोस्टर दिखा रहे थे। अब लोकसभा जो है उसको साइने डाई एडजर्न कर दिया है और ये करते हुए कार्रवाई स्थगित करते हुए जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका ये कहना है कि वो खासे दुखी हैं कि किस तरीके से लोकसभा का कामकाज जो है वो उस तरीके से नहीं चला है जैसे चलना चाहिए और प्रोडक्टिविटी पर आंच आई है। उनका ये कहना था कि 17 बैठकों में महज 21 घंटे ही कामकाज हुआ। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने अपने मन की तो सब कुछ कर ही ली, सारे बिल बहुत तेज रफ्तार में आपने पास कर लिए, ना उस पर चर्चा हुई ना कुछ हुआ। और जिस चीज के लिए बार बार मांग की जा रही थी, किसानों के मुद्दे पर और पेगासस के मुद्दे पर, उस पर सरकार ने चर्चा नहीं की। तो फिर उसके बाद यह कहना कि कार्रवाई नहीं हुई, यह ठीक बात नहीं होगी। तो यह लगातार एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सरकार और विपक्ष के बीच में कि संसद ना चलने, सबसे पहली बात संसद क्या नहीं चला, और दूसरी चीज अगर नहीं चला तो उसके लिए जिम्मेदार कौन।
तो ये चर्चा, संसद सत्र भले ही कम हो गया हो या खत्म हो गया हो, लेकिन ये चर्चा अभी भी जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको एक दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला बताएं, जिससे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब के बारे में बातचीत है। तो दिल्ली की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 आम आदमी पार्टी विधायकों को मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश की पिटाई के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ केस चलता रहेगा। 20 से 21 फरवरी 2018 की रात को तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर पर आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें उनके साथ मारपीट हुई। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी और यह षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। आज जिस तरह से न्यायपालिका ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे थे, इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए। और आइए अब आपको एक खबर बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां पर एक नेशनल हाईवे कट गया है। वो किस तरीके से कट गया है, क्योंकि पहाड़ टूट गया वहां पर। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई है। एक बस और ट्रक मलबे में दबे हुए हैं। 25 से 30 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। गाड़ियां गई बोला और बसें दबे बोला। इसमें हमारी NDRF की टीम, CISF की टीम, ITBP की टीम, पुलिस की टीम पूरी इसके साथ वहां पर पहुंची है मौके पर और कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही वहां पर ऐसी गुंजाइश बनती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, तो उसमें आगे बढ़कर के वो काम करना चाह रहे हैं। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उनने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करेंगे। सर कुल कितने गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी बात की और उनने भी यही कहा है कि उनने NDRF की टीम और उसके साथ साथ में ITBP की सारी टीम के साथ भी बातचीत करके जो उनको आदेश दिए कि वो आप तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर करें। कुल कितने लोगों की संभावना हो सकती है सर वहां पर? अभी तक यही बताया जा रहा है कि 50-60 लोगों की संभावना है। एयरलिफ्ट करने की संभावना भी तो नहीं है सर? अभी हमने हरियाणा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से हमने चॉपर के लिए कहा है, दोनों के चॉपर वहां से रवाना हो चुके हैं, जानकारी मुझे मिली। आर्मी के 2 चॉपर और हमने अरेंज किए हैं, तो हम भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आप भी जा रहे हो सर मौके पर? जी। हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए ITBP की टीम्स लगातार कोशिश कर रही है।